एक बार धर्मशाला में सर एक बड़ी सी रैली थी और वहाँ बड़े बड़े वक्ता, स्टेट लेवल की रैली थी, बड़े बड़े वक्ता बोल रहे थे, हम लोग पीछे बैठे थे सुन रहे थे। तो मंच से जब जगजीत आज़ाद जी का नाम अनाउंस किया गया कि अब जगजीत आज़ाद जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो हम लोग जहाँ बैठे थे वो पीछे 2-4 कुछ लोग बैठे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त बोलता है बोलते, मतलब इसकी बात सुनना भी। तो मतलब हमें गर्व महसूस होता है कि ऐसे वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं और हमें आज उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जगजीत आज़ाद जी, आपका मंच पर स्वागत है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तो ये हो कि इस घर को बचाएं कैसे। जो हालात हैं आज के, मैं कई बार मैं भी लिखता हूँ थोड़ा सा, वो जो लेखक है या जो आप लोग हैं वो जो बोलते हैं या लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, ऐसा नहीं है, वो होता है और होकर रहता है। मैंने एक बार लिखा कि उठो शहीदों, देखा था जो तुमने ख्वाब अधूरा है, और क्रांति अभी अधूरी है, अभी इंकलाब अधूरा है। जकड़ी हुई है भारत माता अभी तलक जंजीरों में, और क्या है सच्ची आज़ादी, अभी ये हिसाब अधूरा है। और सत्ता के शिखरों पर बैठे लोगों, अंतर्मन खंगालो, लहू लुहान है भारत माता, जख्मी है इसको संभालो, और देर न करना वक्त को समझो, चिंगारी उठ जाएगी, फिर लाल लहू से नदियाँ होंगी, धरती फिर से नहाएगी। और ऐसा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये पता नहीं मैं अपने जीवित रहते देखूंगा या नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो क्रांति ऐसी होगी कि लहू की नदियाँ होंगी और ये धरती पूरी नहाएगी। उसमें ये पता नहीं कब आएगा, वो कारण क्या है क्या नहीं है वो आप भी बेहतर जानते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने लिख दिया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में रमेश शर्मा जी यहाँ पर पहुँचे। पिछले कल आपसे पहली बार मुलाकात करने का मौका मिला, जब पहली मीटिंग डुंडियारा बंगला में थी। उस मीटिंग को मैं मिस कर गया था, हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि कैप्टन साहब से थोड़ा डर भी लगता है। मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मुझे पता था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। कई बार किसी का दिल रखने के लिए झूठ हम बोल भी दें तो वो कोई गुनाह नहीं है, और ऐसे गुनाह हमें कर लेने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आज अगर 50 लोगों ने हाँ की थी तभी हम ये कार्यक्रम कर पाए। अगर वो 50 के 50 लोग कह देते कि हम नहीं आ पाएंगे तो शायद ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। भले वो नहीं आए, लेकिन हमें लगता था कि उन लोगों ने आना है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं उस दिन चंडीगढ़ में था, कैप्टन साहब की कॉल भी आई, मैंने उठाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये डांट सकते हैं और डांटने का इनको हक है। कैप्टन साहब का मैं विशेष रूप से यहाँ जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो समाज में ऐसी विचारधारा लेकर चलते हैं। इनका कोई किसी दल से, कोई किसी मिशन से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि समाज की बेहतरी जहाँ से हो सकती है वहाँ करने का प्रयास करना चाहिए, कि किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। ये मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिसका जुड़े तो जुड़े रहेंगे, अगर जुड़े हैं और लगता है कि वो व्यक्ति भटक गया है तो उसको छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और ऐसे ही व्यक्ति जो समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। कई बार हम लोग किसी मिशन के साथ, किसी संस्था के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी संगठन के साथ, किसी अन्य लोगों के साथ जुड़ते हैं ना, उसको छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है इसको छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई नुकसान ना हो जाए। तो नफा नुकसान बिना देखे जो व्यक्ति काम करता है वही वास्तव में जिंदगी जीतता है। हमारे बीच में जो बाकी हमारे साथी हैं, राष्ट्रीय एकता बल ट्रस्ट के जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक हमारे बीच है यहाँ पर, और हमारे जिला चंबा के जितने लोग हैं जिनका नाम जो है भले ही एक है, चाहे वो रोशन ठाकुर जी हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे शकील जी हों, चाहे सुभाष साहिल हों, लेकिन ये लोग अपने आप में संस्था है। आज यहाँ पर कोई जिला चंबा के 10 लोग नहीं बैठे हैं, ये हज़ारों लोग बैठे हैं यहाँ पर, हज़ारों लोग, और इनकी आवाज़ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हो भी सकते हैं, और ऐसा पहले हुआ भी है, आगे भी ऐसा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं राष्ट्रीय एकता दल जो बल जो ट्रस्ट है उसके साथ तन मन धन से
चलने की मैं यहाँ आज प्रतिज्ञा करता हूँ। और मैं इस चीज़ की भी आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसका कोई पदाधिकारी या सक्रिय सदस्य बनकर काम नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन रात के 12 बजे भी अगर कैप्टन साहब का आदेश होगा कि राष्ट्रीय एकता बल ट्रस्ट का ये काम है, तो मैं वहाँ पर सबसे पहले उन लोगों से पहले खड़ा मिलूँगा जो इस संगठन के पदाधिकारी होंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पिछले 28-30 साल से जो मैंने देखा है, जो सीखा है, बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे तेजराम जी हैं। जब मैं बलेरा में 6ठी क्लास में पढ़ता था तो तेजराम जी वहाँ पर पढ़ाते थे हमारे स्कूल में, और इनका एक बड़ा एक नाम था कि बहुत सख्त टीचर हैं। आज हम एक मंच साझा कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा लगता है, ऐसे लोग 2 पीढ़ियों का 3 पीढ़ियों का मिश्रण है यहाँ पर। एक वो पीढ़ी जिन्होंने हमें पढ़ाया, एक वो पीढ़ी जो हमारी है, एक वो पीढ़ी जो कैप्टन साहब और तेजराम जी और बाकी लोगों की है, दूसरी पीढ़ी हमारी है, और तीसरी पीढ़ी हमारे बीच बैठी है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा सीख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, लेकिन वास्तव में तो बीज यहां बोना है। वो एक नौजवान 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गया तो अचानक ख्याल नहीं आया था। भगत सिंह के घर में जब भी बात होती थी इस उम्र में तो फांसी की बात होती होगी, मैं ऐसा मानता हूं। भगत सिंह को पता था। मैं सुभाष साहिल के साथ चर्चा करता हूं, अक्सर हमारी बड़ी मित्रता भी है। चंडीगढ़ से आते थे पीछे 6-7 महीने लगातार। जब बंगा के पास हम खटखट कला के पास पहुंचते थे, सचमुच उस क्षेत्र में जब पहुंचता मेरी आंख से आंसू आज भी निकलते हैं। ऐसा लगता कि यहां भगत सिंह पैदा हुआ था और यहां घूमता था वो छोटी सी पगड़ी बांधकर। वो क्या जुनून था उस बच्चे में कि उसने 23 साल की उम्र में वो कर दिया जो 80 साल 90 साल जीकर भी लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उस पर हमें जाने की जरूरत है। सुभाष साहिल ने एक दिन बड़ा अच्छा कहा कि भगत सिंह के लिए फांसी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। भगत सिंह को यह लगता था कि पहले जेल में दादाजी गए, फिर ताया गए, फिर चाचा गए, पिताजी गए, अब मेरी बारी है। उनको यह थोड़ा लगता था कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको लगता था कि हमारे परिवार का यह काम है कि जेल में जाना है और इन अंग्रेजों से लड़ना है। इसीलिए जब फांसी वो चढ़े, भगत सिंह की किताब, भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। और मुझे लगता है कि हम लोगों में से किसी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप उसको जरूर पढ़ें। और मुझे लगता है कि अगर वो व्यक्ति जिसके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है, अगर वो मर गया है, वो अलग बात है। अन्यथा अगर थोड़ा सा भी जज्बा किसी के अंदर है और वो भगत सिंह की जेल डायरी को पढ़ ले, तो मुझे लगता है कि उसकी आंख से आंसू निकले बिना नहीं रह सकते। भगत सिंह के एक एक पत्र को जब पढ़ते हैं हम लोग, भगत सिंह ने यह लिखा था अपने पत्र में कि ऐसा नहीं है कि मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि मेरी जीने की इच्छा ऐसा नहीं खत्म हो गई है, लेकिन आज मैं उस मकाम पर पहुंच गया हूं कि शायद जिंदा रहकर भारत के जो करोड़ों नौजवान हैं, शायद उनकी उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मरना जरूरी है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो संगठन है, ये जो दल हैं, इसके आगे जो लोग चले हैं, अगर उनका विजन स्पष्ट है, अगर उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और वो सचमुच समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो उनको ये मानकर चलना पड़ेगा कि इस समाज के लिए हो सकता है कि मुझे बलिदान देना पड़े। तभी आपके पीछे लोग चलेंगे, तभी चलेंगे लोग। भगत सिंह को आज क्यों लोग मानते, क्यों उनके, वो एक 23 साल का नवयुवक, अंग्रेजी हुकूमत इतनी बड़ी हुकूमत थी और एक उस लड़के ने, 23 साल के लड़के ने इतना डरा दिया कि फांसी एक दिन पहले दे दी। सोचिए आप, भगत सिंह ने उन लोगों को नहीं बुलाया था कि आओ आप मेरे साथ चलो, ऐसा नहीं था। भगत सिंह ने किया, काम करके दिखाया, लोग जुड़ते गए, लोगों को लगा कि भगत सिंह के साथ चलना चाहिए, तब गए थे लोग। और इतना डर गए कि भगत सिंह का नाम सुनकर वो अंग्रेज कांपते थे। ये भगत सिंह की बात नहीं है, बहुत से लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, जो जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि आप मेरे पीछे चलो, उन्होंने करके दिखाया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। ये जज्बा मुझे लगता है कि जो अगुवाई किसी संगठन की करता है, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। निस्वार्थ रूप से वो चलेगा तो लोग जुड़ेंगे और दिल से जुड़ेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। ये जो संगठन है, बीते कुछ वर्षों में काफी संगठनों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। अगर आवाज संस्था की बात करें
तो उसका भी मैं एक सदस्य रहा हूँ। नवचेतना संचार सभा का भी मैं सदस्य हूँ। मिशन एजुकेशन, OPS, मिशन हेल्थ एक कलम संस्था है, और भी कई संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। होता क्या है कि संस्था जब काम करती है, कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसको लगता है कि मेरे साथ लोग नहीं आ रहे हैं, और वो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता है, और उसके बाद वो उस मिशन से पीछे हट जाता है। ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है किसी भी संगठन के पदाधिकारियों की, मैं ऐसा मानता हूँ। और ऐसी परिस्थितियां मुझे लगता है सबके साथ आती होंगी जो संगठन को चलाते हैं। मेरा यह मानना है कि उस परिस्थिति में हम लोगों ने पीछे नहीं हटना है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है, और मैं अक्सर जहां लोग इकट्ठे होते हैं मैं उस कहानी को सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक फकीर था, और वो फकीर जो था वो हमेशा सच्ची बोलता था, वो झूठ नहीं कहता था। जो उसको लगता था कि गलत है, उसको गलत कहने की हिम्मत रखता था। आज समस्या क्या है? आज समस्या ये है कि यहाँ से 5 लोगों को लगता होगा कि यार जगजीत आज़ाद अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन बोल नहीं पाते। अंदर से तो आवाज़ आती है, लेकिन जब मिलेंगे तो पैर ऐसे छुएंगे। समस्या यहाँ से शुरू होती है कि हम गलत को गलत कह ही नहीं पा रहे हैं, और जो सही है उसको सही बिल्कुल, गलत को गलत कहना फिर भी थोड़ा सा आसान है, कह लेते हैं, लेकिन जो सही व्यक्ति है उसको हम सही नहीं कह पा रहे हैं। कारण पता नहीं क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब कारण का विश्लेषण आप लोग करेंगे कि हम गलत को गलत तो चलो फिर भी कह लेंगे, 2 लोगों में कह सकते, सही को सही नहीं हम कह पा रहे हैं। इसके पीछे सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। लेकिन वो फकीर था, वो बोलता था। राजाओं का समय था, राजा ने कुछ गलत करना तो राजा की भी बुराई कर देता था फकीर। तो राजा तक बात पहुंच गई कि महाराज आपके राज्य में तो एक फकीर है, वो आपकी बुराई कर देता है। अब राजाओं का समय था तो गुस्सा तो आता है कि बुलाओ भाई उस फकीर को। फकीर को बुलाया गया, दरबार में हाजिर कर दिया गया, और राजा ने पूछा कि फकीर हमारे राज्य में रहते हो और हमारी बुराई करते हो। उस फकीर ने कहा महाराज गलत सूचना पहुंची है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा ये फर्ज है कि आप जहां अच्छा करें मैं प्रजा को बताऊं कि राजा ने ये अच्छा काम किया है, जहां आप गलत हैं तो मेरा ये भी फर्ज है कि मैं बताऊं कि ये गलत हुआ है। मेरा इतना सा काम है, बाकी मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। आप किस मंतव्य से मेरे बातों को लेते हैं ये आपके ऊपर है। तो राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपको वही करना है, वही कहना है, और जो मैं करता हूं वही सही है, आपको इसके अनुसार चलना है, अन्यथा आपको मेरे राज्य में रहने का कोई हक नहीं है। फकीर ने कहा कोई बात नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है कि क्योंकि मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि साथियों अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सलामत रखो। हमारी रीढ़ की हड्डी सलामत नहीं रह गई, हमारी सबकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है, नहीं है सलामत। छोटी छोटी बातों पे हम समझौता कर रहे हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम झुक जाते हैं, अपने आत्म सम्मान को गिरवी रख देते हैं। बड़े दुख का विषय है। और जो व्यक्ति अपने आत्म सम्मान को गिरवी रख देता है वो भले ही कितना बड़ा लाभ उठा ले, लेकिन उसकी अंतरात्मा से आवाज मरते दम तक आएगी कि उस क्षण तो मैं वहां झुकना नहीं था जहां तुम झुके। भले दुनिया जो मर्जी बोले, और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, बहुत जरूरी है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सलामत रखना। उस फकीर की रीढ़ की हड्डी सलामत थी, था उसके पास कुछ नहीं, झोंपड़ी थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी सलामत। उसने कहा कि महाराज ऐसा नहीं होगा, आपने जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। अंततः राजा का आदेश हुआ कि इस फकीर को जंगल में ले जाओ और इसको जिंदा जला दो। फकीर ने तब भी समझौता नहीं किया। जब जान पर बनाती है तो हर व्यक्ति समझौता कर लेता है, हम भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, अपना मूल्यांकन करें अपने दिल से कि क्या आपने जिंदगी में कोई ऐसा समझौता तो नहीं किया कि जहां नहीं करना चाहिए था। अगर किया है तो मुझे लगता है कि आपके अंदर से आवाज आएगी कि क्या हम सचमुच इस मिशन के लिए दिल से काम कर पाएंगे। आपके अंदर से उत्तर आएगा, मेरे बोलने से नहीं, मुझे नहीं बताना है आपने। उस फकीर ने कहा कि कोई बात नहीं, जिंदा जलाना तो जला दो। उस जंगल में लेकर उस फकीर को जिंदा जलाया जा रहा है और बचाने वाला कोई नहीं। राजाओं का समय था, कोई दाद फरियाद नहीं। वो फकीर जल रहा है और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक पानी की बूंद लेकर उड़ती है, उस फकीर की तरफ उड़ रही है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि चिड़िया ए फाख्ता कहाँ जा रही है। उस चिड़िया ने कहा कि फलां राज्य में फलां राजा के द्वारा एक फकीर को जिंदा जलाया जा रहा है, मैं उस फकीर की आग को बुझाने जा रही हूं। उस व्यक्ति ने पूछा कि ए चिड़िया ए फाख्ता, क्या तुम्हारे जो चोंच में एक पानी की बूंद है, इस बूंद से क्या उस फकीर की आग बुझ जाएगी और क्या वो फकीर जिंदा बच जाएगा।
उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी इस एक बूंद से ना उस फकीर की आग बुझेगी, ना वो फकीर जिंदा बचेगा, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो मुझे उस फकीर के बचाने वालों में लिखा जाएगा, मारने वालों में नहीं। वो लोग हैं, रमेश शर्मा जी, कैप्टन साहब, सुभाष, साहिल, अजय जी, रोशन जी, शकील जी, नीरज जी, या छोटी बहन चौधरी, या जो भी लोग हैं, आप ये मत देखें कि आपका योगदान कितना है, कि आपके योगदान से आपकी संस्था से कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, आप उसको ना देखें। आप ये देखें कि 2024 में एक दिन आएगा जब आप में से बहुत से लोग, हम लोग इस धरती पर नहीं होंगे, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा कि जून 2024 में हमीरपुर के कुछ लोग, जो सिरफिरे लोग थे, जो पागल लोग थे, वो उठे, अपनी गाड़ियां की और यहां पर बैठे थे। किस लिए? कि लोगों की समस्याओं को दूर करना है। आप भी अपने एसी में बैठ सकते थे। कैप्टन साहब के घर में कितनी परेशानियां हैं, साहिल साहब के किसके घर में परेशानियां हैं, लेकिन लिखा जाएगा कि अपनी घर की परेशानियों को छोड़कर वो लोग 154A में यहां रुके थे। किस लिए? कि लोग अन्याय से पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाना है। वो भगत सिंह, वो सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर, झांसी की रानी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्ला खान, तांत्या टोपे, वो लोग जो थे वो आपकी तरह ही थे, वो कोई अलग नहीं थे। वो कुछ करने के लिए चले थे जब सारे लोग घरों में बैठे थे। आज भी बहुत से लोग जो है अपने घरों में बिस्तर पर बैठकर छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। बोल देंगे हाँ कैप्टन साहब आना तो था, बड़ा जरूरी काम पड़ गया, आनंद कर रहे होंगे। लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो उस चिड़िया की बूंद की बराबर चाहे आपका योगदान होगा, लेकिन लिखा जाएगा। इतिहास लिखे जाते हैं, इतिहास लिखे जाएंगे। इतिहासकार हर चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं। वो लिखेंगे कि 154 में 20 लोग इकट्ठा हुए थे 2024 के जून में कि लोगों को अन्याय से मुक्ति दिलानी है। तो आप हतोत्साहित ना हो, नहीं लोग जुड़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मकसद यही है कि हमारा जो उद्देश्य है वो बदलाव लाने का होना चाहिए, बदलाव दिखाने का नहीं। हम सिर्फ ये ना दिखाएं कि भाई बदलाव हम करना चाहते हैं, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। और यह तस्वीर बदलेगी, ये बदलेगी, निस्संदेह बदलेगी। ये जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, अगर आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो निस्संदेह जिला चंबा की जो यूनिट है वो बेहतरीन काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं व्यक्तिगत रूप से तन मन धन के साथ राष्ट्रीय एकता बल ट्रस्ट के साथ हमेशा हूं और रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।